क्यों हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखी हैं, उसके गुण देखे हैं, उसका आशय देखा है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्यों होनी चाहिए इस बारे में हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज उसी के साथ उसका एक और पक्ष संस्थात्मक शासन के दोष कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। संस्थात्मक शासन के दोषों को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके कई दोष विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। जैसे पहला बताया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध करती है, दलीय तानाशाही का इसमें भय रहता है, यह निर्बल शासन है, बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई आती है क्योंकि इसमें बहुत सारे दल होते हैं, कार्यपालिका इसमें अस्थिर होती है, इसमें नीति विच्छिन्नता और अनुरूपता नहीं है, अक्षम व्यक्तियों का शासन है, मंत्रिपरिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है, प्रशासन कार्य की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाता, उग्र राजनीतिक दलबंदी है, संकट काल में कार्यपालिका इसमें निर्बल हो जाती है और मंत्रिमंडल का बढ़ता हुआ आकार इसके दोषों के अंदर आते हैं। मैं एक एक करके दोष आपको बताती हूँ कि जैसे पहले कहा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत शक्ति पृथक्करण है और इसके अंदर क्या होता है कि शासन के तीनों अंग पृथक पृथक होते हैं, है ना। लेकिन संस्थात्मक शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि इसके अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंदर घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा कहा है कि दलीय तानाशाही का भाग, कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राजशक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में नहीं होकर किसके हाथ में होती है? एक दल विशेष के हाथ में आ जाती है और व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार के शासन में इन दोनों विभागों की जो शक्ति है वो आवश्यक रूप से एक ही राजनीतिक दल के पास आ जाती है और राजनीतिक दल इस शक्ति का मनमाने तरीके से प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि एक बार सत्ता अपने हाथ में आ जाने पर वह राजनीतिक दल भ्रष्ट उपायों को अपनाकर सत्ता अपने हाथ में रखने का भी प्रयत्न निरंतर कर सकता है ना। तो एक दल की तानाशाही हो जाती है इसके अंदर। दूसरा कहा है कि निर्बल शासन, कि संस्थात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और राज्य के प्रशासन के लिए वो पूर्ण उत्तरदायी हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं होता। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है लेकिन सभी मंत्री अपने अपने विभाग के स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही किसी प्रकार का कोई निर्णय करता है। तो शासन की इस निर्बलता के कारण आवश्यक निर्णय करने में क्या हो जाता है? बहुत समय लग जाता है, निर्णयों को गुप्त भी नहीं रखा जा सकता है ना। और शासकीय निर्बलता युद्ध या संकटकालीन अवसर पर तो ये और भी ज़्यादा असहनीय हो जाती है कि कोई भी संकट काल आया और आप एकदम से कोई निर्णय नहीं कर सकते। जबकि अध्यक्षतात्मक शासन में क्या होता है कि कार्यपालक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसमें ये निर्बलता, शासन वाली जो निर्बलता है वो उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में क्या कठिनाई आती है। देखिए कि संसदीय शासन वाले देश में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण क्या होता है, सरकार का निर्माण करना ही बहुत कठिन हो जाता है और बहुदलीय व्यवस्था होने पर व्यवस्थापिका में किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। तोड़फोड़ के आधार पर मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, किंतु मंत्रिमंडल बनने के साथ ही विघटन के जो आसार हैं वो भी शुरू हो जाते हैं और सरकार क्या करती है? ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है ना। जैसे चौथे आम चुनाव में आप देखिए कि भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में ये कठिनाइयाँ देखने को मिली थी और इसके कारण बहुमत जुटाने के लिए सभी भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाता है और राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को दलीय राजनीति में घसीट लिया जाता है ना। जो राष्ट्रपति उसको भी मतलब इसके अंदर घसीट लिया जाता है। आप ये देखेंगे अगर पिछले सारे चुनावों का आप अध्ययन करेंगे तो हम अभी जो राजनीतिक दल हैं उसके अंदर इसकी और भी चर्चा करेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था के अंदर अगर किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार निर्माण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि उसमें तो बहुमत जिसको मिलता है उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है ना। नहीं तो फिर वही मिलीजुली सरकारें आ जाती हैं और सही तरीके से फिर मिलीजुली सरकार में क्या है, सभी दलों की बात उस प्रधानमंत्री को मान के चलनी होती है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात पर सहमत हो सके। फिर आता है आपका कि कार्यपालिका की अस्थिरता, कि इस शासन व्यवस्था में क्या है, कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होता है ना, और निश्चित नहीं होता। जैसे अध्यक्षता में तो निश्चित होता है ना, 4 साल का कार्यकाल है। तो कार्यकाल की इस अस्थिरता के कारण मंत्रीगण ऐसी योजनाएं प्रस्तावित करने के लिए उत्साहित नहीं होते जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता हो। तो जिस देश में छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दल हों वहाँ पर तो मंत्रिपरिषद में जल्दी जल्दी परिवर्तन के कारण ये शासन संभव हो ही नहीं पाता। जैसे मिलीजुली सरकार जहाँ पे आ गई तो क्या होगा कि वो
अगर उसके मन के अनुसार कानून नहीं बन रहा है, सरकार उसके अनुसार निर्णय नहीं ले रही है, तो दल अपना समर्थन वापस कर लेता है, और जब दल समर्थन वापस करता है तो सरकार जो है विघटन के कगार पर आ जाती है। ठीक है ना। फिर आप ये देखिए अगला है कि नीति में अविच्छिन्नता और अनुरूपता नहीं होती। कैसे? कि शासन की अस्थिरता नीति की अविच्छिन्नता और अनुरूपता को नष्ट कर देती है, और जो शासन को योग्य पर चलाने के लिए आवश्यक है, नीति अविच्छिन्न होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए, है ना। संभावना इसी बात की होती है कि नया मंत्रिमंडल अपने पूर्वाधिकारी द्वारा अपनाई गई नीति के विपरीत नीति ही अपनाएगा। पहली सरकार ने जो नीति बनाई, दूसरी सरकार आती है और उसको हटा देती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कार्य करने में भी और सारा परिचर्या का सामना जनता को करना पड़ता है, कार्य भी सही तरीके से नहीं होता। फिर इन्होंने कहा है कि ये अक्षम व्यक्तियों का शासन है, इसमें व्यक्ति सक्षम होते ही नहीं, कि संस्थात्मक शासन में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण योग्यता और विभागीय ज्ञान के आधार पर नहीं होता। जैसा कि गुण में तो भले ही कहते हैं, लेकिन किसके आधार पर होता है कि कौन लोकप्रिय है ना, और अपने राजनीतिक दल के जो विभिन्न सदस्य हैं उसमें उसकी क्या स्थिति है, सीनियर है, जूनियर है, उसके आधार पर ये करते हैं। लेकिन जनता में लोकप्रिय होना या दल का नेता होना ये एक अलग बात है, और एक अच्छा शासक बनना दूसरी बात है। किसको सारा ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है जिसको आपने नेता बना लिया। तो अनेक बार मंत्री स्वयं से संबंधित विभाग जो होता है उसकी भी जानकारी, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और उसको स्वास्थ्य की जानकारी ना हो, जिसको शिक्षा मंत्री बना दिया उसको शिक्षा के किसी भी पहलू की जानकारी ना हो, तो संबंधित मंत्री के इस अज्ञान के कारण संपूर्ण शक्ति सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ जाती है और दल देखते ही रह जाते। फिर है कि मंत्रिपरिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति। देखिए वर्तमान समय में संसदात्मक शासन की यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राज्य शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में केंद्रित हो जाती है और व्यवस्थापिका उसके हाथों की केवल कठपुतली बनकर रह जाती है ना। सैद्धांतिक दृष्टि से जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यवस्थापिका को हमेशा क्या है, क्योंकि व्यवस्थापिका में से तो कार्यपालिका बन के आई है, नियंत्रण रखना चाहिए, वहां व्यवहार में कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका को नियंत्रण रखती है। नेता होने के कारण प्रधानमंत्री अपने दल पर विशेष नियंत्रण रखता है और विरोध करने पर वह असहयोगी सदन को राज्य के प्रधान से अपील करके क्या करता है, भंग करवा देता है। जैसा कि रैमजे मूर ने कहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तो तानाशाह हो जाता है ना, उसकी तानाशाही का उल्लेख भी किया है रैमजे मूर ने। और लॉस्की कहते हैं कि निश्चित ही कार्यपालिका को अत्याचारी बनने का अवसर प्रदान करता है ना। वह चाहे तो छोटे छोटे विषय को विश्वास का प्रश्न बनाकर विधानमंडल को अपनी बात मानने के लिए क्या करता है, बाध्य कर सकता है। ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद जो है उसमें अधिनायक प्रवृत्ति दिखाने लगता है। फिर हमने देखा है कि प्रशासन कार्य की ओर उचित ध्यान ही नहीं दिया जाता, कि कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से संबंध होने के कारण मंत्रियों का बहुत समय कानून बनाने में चला जाता है, और इसके अतिरिक्त फिर मंत्रिपरिषद का जो जीवन है वो लोकप्रियता पर निर्भर करता है। इसके लिए अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए क्या करता है, वो अनेक ऐसे कार्य करने पड़ते हैं उनको जो जरूरी भी नहीं होते हैं, है ना। तो परिणाम स्वरूप मंत्रीगण शासन संबंधी कार्यों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जैसा कि सिजविक ने कहा भी है कि मंत्रियों को कानून निर्माण से संबंधित इतने अधिक कार्य करने होते हैं कि कार्यपालिका से संबंधित कार्यों को ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाते हैं। फिर दिया है कि उग्र राजनीतिक दलबंदी, है ना, उग्र राजनीतिक दल बंदी हो जाती हैं। कैसे भाई, कि अध्यक्षात्मक शासन में तो राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के समय ही कार्य करते हैं, है ना, कि जब एक बार निर्वाचन हो जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो दल की जो महिमा है वो सब खत्म हो जाती है। किंतु संस्थात्मक में क्या होता है कि शक्ति प्राप्त करने की आशा से राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अगला चुनाव भी तो लड़ना है और हमारी दिखे ये सारी बातें उनमें होती हैं। तो सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों में सत्ता हथियाने के लिए सदैव एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जिससे वातावरण खराब हो जाता है ना। और ये जो प्रथा है दलबंदी की भावना को बढ़ाती है उसको और ज़्यादा तीव्र करती है। यदि राष्ट्र के सम्मुख नीति संबंधी विषय न हो तो इससे में पद प्राप्त करने की लड़ाई भी बनी रहती है। एक दल के पास पद होता है, दूसरे दल से लेने की इच्छा रखता है, ऐसा झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि पराजित होने के शीघ्र बाद ही हारा हुआ दल वापस क्या होता है, विजेताओं को हटाने का काम कर देता है। तो एक तरह से राजनीतिक दलबंदी संस्थात्मक शासन में उसके बहुत समय खराब करती है, जनता का टाइम तो लेती ही है ना, और उनको कुछ प्राप्त भी नहीं हो पाता। फिर कहा है कि संकट काल में कार्यपालिका की निर्बल हो जाती है कार्यपालिका। कैसे, कि संस्थात्मक शासन युद्ध या संकट काल में बहुत अधिक निर्बल होता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन या संकट काल का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो प्रतिदिन जो आलोचनाएं होती हैं उसको भी सहन करनी पड़ती हैं। और ये आलोचनाएं मंत्रिपरिषद के कार्यों में क्या होती है, बाधक होती हैं। जैसे आज आप देख ही रहे हैं जो वातावरण चल रहा है हमारे देश के अंदर, है ना, कि कोई किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। आम जनता ये समझ ही नहीं पाती है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसका विशेष कार्यों में उसकी रुचि होती नहीं है। तो उसके कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे अपने कर्तव्यों का उचित रूप से संपादन नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर है कि मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार, कि वर्तमान समय में क्या एक संस्थात्मक शासन
में एक ये बहुत बड़ा दोष देखा जा रहा है कि संसदीय शासन वाले प्रत्येक देश में मंत्रिमंडलों का आकार बहुत बढ़ गया। भारतीय संघ में अनेक छोटे छोटे राज्य हैं, है ना, उसमें भी मंत्रियों का बड़े बड़े आकार है, बहुत बड़े मंत्रिमंडल बना लेते हैं, जिसमें एक और तो प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है और दूसरी ओर शासन का उचित रूप से संचालन भी संभव नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरे को मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, तो उस चक्कर में सबको प्रतिनिधित्व देने के चक्कर में मंत्रिमंडल का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें हम संदेह नहीं कर सकते हैं, ये सही है कि संसदात्मक शासन के कुछ दोष हैं, परंतु इसको भी हम नहीं नकार सकते कि संस्थात्मक शासन अधिक प्रजातांत्रिक होता है ना। इसमें सरकार जनता के प्रतिनिधियों और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका सहयोग से काम करती है। यदि एक देश में स्वस्थ और सुदृढ़ दलीय पद्धति विद्यमान होती है तो संस्थात्मक शासन की सफलता की बहुत अधिक आशा की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्थात्मक शासन के दोष, ये चूंकि हमको उसके गुण और दोष, इसका एक आलोचनात्मक समीक्षा करनी थी, तो दोनों चीज़ें हमको देखना जरूरी है ना। आप देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न प्रथम वर्ष के अंदर पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिशन में कई बार पूछे जाते हैं कि संस्थात्मक शासन से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न तो जनरल है ही है। इसी के साथ संस्थात्मक शासन के गुण और दोषों का वर्णन करिए, कि अगर आप किसी के गुण बता रहे हैं तो उसके दोष भी बताइए, जिससे उसका आलोचनात्मक समीक्षा हम कर सकें। इसके बाद मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगी संसदीय प्रणाली। तो एक रूप हो गया शासन का, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध, लेकिन जब सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग होते हैं तो कौन सी शासन प्रणाली होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। धन्यवाद बच्चों।